नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और हम लोग कुछ देख रहे हैं आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो आज का हमारा पहला जो टॉपिक है वो है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या होता है? तो देखिए, औद्योगिक कचरों का विकास जो जल में शैवाल वृद्धि के लिए वांछित पोषक तत्वों के स्तर को बढ़ाते हैं। ठीक है, शैवाल जिनकी वजह से शैवाल वृद्धि होती है और वांछित पोषक तत्वों को बढ़ाते हैं। इन शैवालों के मरने पर इनसे खाने के लिए जीवाणु द्वारा ऑक्सीजन का अत्यधिक उपभोग किया जाता है। और यूट्रोफिकेशन झील का प्राकृतिक रूप से कलिक क्षय है जो इस जल के सुपोषण से होता है। कवक में हरित लवक न होने के कारण ये परपोषी होते हैं। शैवाल देखिए स्वपोषी होते हैं जो हरे क्लोरोफिल रंजक की सहायता से अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। ठीक है, बाकी कुछ और शैवाल होते हैं जो लाल, पीला, नीला इत्यादि कलर के होते हैं। अगला स्टेटमेंट है कि ब्लू कार्बन तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में संग्रहित कार्बन होता है। ब्लू कार्बन क्या होता है? जो कि तटीय और समुद्री जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें जो संग्रहित कार्बन है वो होता है। मैंग्रोव, जलीय ज्वारी दलदल हो गया, समुद्री घास के मैदान इत्यादि जो हो गए, इसमें सदियों से वनस्पति और विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा जो जमा कार्बन है वही ब्लू कार्बन कहलाता है। ये पारिस्थितिकी तंत्र स्थलीय वनों की तुलना में प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक कार्बन का अनुक्रम और भंडारण करते हैं जिसको ब्लू कार्बन कहा जाता है। अगला है कोल आर्द्रभूमि क्या होता है? इसमें कोल आर्द्रभूमि क्या है? ये केरल के त्रिशूल और मल्लमपुर जिलों में स्थित है और ये वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि का भाग है। ये सबसे बड़ा खारा आर्द्र उष्ण कटिबंधीय आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र है जो कि 10 नदियों के द्वारा संभरित है। ठीक है, और पश्चिमी तट के विशाल ज्वारनदमुखी प्रणालियों के समान है। अगला तो ये दे दिया गया है क्योंकि एग्ज़ाम में कभी पूछा गया होगा। अगला है माधव गाडगिल समिति। ये देखिए, जैव विविधता की रक्षा के लिए पश्चिमी घाट में पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों की इसने सिफारिश की थी। याद रखिएगा, माधव गाडगिल समिति जैव विविधता की रक्षा के लिए कहाँ पर? पश्चिमी घाट पे। वहीं कस्तूरी रंगन समिति की अगर बात करें तो वहीं पश्चिमी घाट में ही विकास और संरक्षण के बीच संतुलन बनाने के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे है तमिलनाडु में विश्व के पहले नमक सहिष्णु पादप उद्यान साल्ट टॉलरेंट प्लांट गार्डन, इसका उद्घाटन किया गया है। सबसे पहले देखिएगा, साल्ट टॉलरेंट प्लांट गार्डन कहाँ पर? तमिलनाडु। ये विश्व का पहला इस प्रकार का गार्डन है। इसकी स्थापना जो है, जो कृषि वैज्ञानिक हैं MS स्वामीनाथन, जिनको भारतीय हरित क्रांति का पिता भी कहा जाता है, इनके द्वारा स्थापित MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा किया गया है। ये इम्पॉर्टेंट है, साल्ट टॉलरेंट प्लांट गार्डन। आगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत जो है ओजोन क्षयकारी पदार्थ कौन कौन से हैं? ओजोन क्षरण में जो सहायता करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के द्वारा, इसमें CFC है, हैलोन, कार्बन टेट्राऑक्साइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, SCFC, BFC21B2, HBFC, ब्रोमोकार्बन इत्यादि। ब्रोमोकार्बन इतने हैं, याद रखिएगा, इसका नाम याद रख लीजिएगा। अब फाइटोट्रॉन क्या होता है? फाइटोट्रॉन जो है एक संलग्न अनुसंधान ग्रीन हाउस है जिसका उपयोग पौधों और पर्यावरण के बीच बातचीत का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। यह कक्ष है जो बढ़ते पौधों के लिए नियंत्रित पर्यावरणीय स्थितियां प्रदान करते हैं। विभिन्न पर्यावरणीय कारक
पर्यावरणीय कारक जैसे पौधों की वृद्धि विकास को कैसे प्रभावित करते हैं, इस शोध के लिए फाइटोट्रॉन का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। ठीक, प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? प्रोबायोटिक्स तो ये ऐसे सूक्ष्म जीव या बैक्टीरिया होते हैं जो प्राकृतिक तौर पर हमारी आंतों में पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोबायोटिक्स। और साथ ही खाद्य संपूरक के रूप में डेयरी पदार्थ जैसे दही दूध कुछ पौधों में भी ये पाए जाते हैं। इसका सेवन जो है स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है और ये आंत की कार्यप्रणाली को इसके द्वारा सशक्त बनाया जाता है और संक्रमण से बचाव किया जा सकता है। ठीक, अब कार्बन सिंक देखिए क्या होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के लिए समुद्र एक भंडार गृह की तरह काम करता है, क्योंकि प्रतिदिन कार्बन डाइऑक्साइड का ये शोषण करता है, इसीलिए इसको कार्बन सिंक भी कहते हैं। और महासागर कार्बन सिंक के रूप में कार्बन चक्र में भाग लेते हैं। ठीक, अगला फैक्ट क्या है? अगला है हेलोफाइट। हेलोफाइट क्या होता है? हेलोफाइट एक प्रकार के पौधे पादप होते हैं जो कि उच्च लवणीय जलों में विकसित होते हैं। यह अपने विकास के लिए सूर्य से अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैव आवर्धन या बायोमैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि जिसमें प्रदूषक जैसे जैसे एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जाते हैं वैसे वैसा उनका सांद्रण भी बढ़ जाता है। ठीक है, जैव आवर्धन में आहार श्रृंखला की एक कड़ी से अगली कड़ी में प्रदूषकों का सांद्रण बढ़ता है। जैव आवर्धन होने के लिए प्रदूषकों में 4 तत्व होने चाहिए। एक तो दीर्घस्थायित्व होना चाहिए, गतिशीलता होनी चाहिए, विभिन्न प्रकार की वसा में विलयशीलता होनी चाहिए और सक्रियता होनी चाहिए। ये होता है बायोमैग्निफिकेशन। कुछ और फैक्ट 1-2 देख लीजिए। फिर उसके बाद है बायो संचयन यानी बायो एक्यूमुलेशन। ये संदर्भित करता है कि एक प्रदूषक किस प्रकार आहार श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। जैव संचयन में पर्यावरण से आहार श्रृंखला के प्रथम जीव तक प्रदूषक की सांद्रता में वृद्धि दर्ज की जाती है। वह प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक वातावरण में मौजूद संपर्क के सभी माध्यमों यानी भोजन व्यापक स्रोत के द्वारा किसी जीव में कोई रासायनिक पदार्थ अवशोषित होता है। वहीं जैव सांद्रण क्या होता है? एक प्रकार का जैव संचयन ही होता है, लेकिन केवल तब होता है जब पदार्थ को जल से अवशोषित किया जाता है। वहीं अपरत खाद्य श्रृंखला क्या होती है यानी डिट्रेस फूड चेन। इसमें सभी प्राणी समल भेजता दर्शाते हैं। ये प्राणी अपरत उपभोक्ता हैं। ठीक है, ये छोटे प्राणियों के समूह होते हैं जो सामान्य पादपों के अपरत को खा लेते हैं। परजीविता ऐसी स्थिति होती है जिसमें परजीवी अपने आश्रयदाता से पोषण प्राप्त करके उसको नुकसान पहुंचाता है, लेकिन उससे समानता उसे मारता नहीं है। जैसे अमरवेल हो गया, जू इत्यादि हो गए, ये परजीविता है। ठीक, बाकी ये सब जानते हैं आपके अंडमान निकोबार में जब इंडियन ओशन के टेम्परेचर में 2 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि के कारण प्रवाल विरंजन हुआ। ठीक है, कोरल रीफ में नुकसान हुआ, प्रवाल विरंजन हुआ, प्रवालों की सामूहिक मृत्यु हो गई। ठीक है, बाकी ये कुछ फैक्ट रहे आपके एग्ज़ाम के लिए दोस्तों, जो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे मैं और भी चैप्टर धीरे धीरे कराती जाऊंगी। साथ ही साथ अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे यूपीपीसीएस का प्री हो या मेंस हो, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर इसका पेड ग्रुप चलाया जा रहा है। इस पेड ग्रुप में आपको कंप्लीट पूरी तैयारी कराई जाएगी, जिसमें आपको सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, दूसरा पेड क्विज़ दिया जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज़ दी जाएगी। इन तीनों डायमेंशन से आप अपनी बहुत ही अच्छी तैयारी कर सकते हैं, कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। बिल्कुल आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, जैसे आपके एग्ज़ाम की डिमांड है वैसा आपको सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा। हमारी टीम तैयार करती है, साथ ही वो
सिलेक्शन मटेरियल आप बिल्कुल पढ़ जाएंगे, रट जाएंगे। उसी के आधार पे आपको डेली पेड क्विज कराई जाएगी, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद फुल लेंथ और सब्जेक्ट वाइज आपको टेस्ट सीरीज़ दी जाएगी। मॉक टेस्ट आप देते रहेंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो आराम से अपना कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। तो बस पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।